औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट बायोग्राफी और लिटरेरी का डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 13 है ये और स्टार्ट होता है ये Descartes, René Descartes. He's a French philosopher as far as I remember और मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था ये और इसके बारे में वो कहता है कि इसकी रेफरेंस दे रहा है इस फिलोसोफर का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िलासफ़ी पढ़ के और उसमें से काफ़ी सारे रेफरेंसेस जो है उसने वहाँ से कोट किए हुए हैं। Descartes स्पीकिंग एज अ नेचुरलिस्ट। अब नेचुरलिस्ट कौन सा होता है? Descartes जो है वो इसने राइटर ने एज अ नेचुरलिस्ट बयान किया है। जिस तरह से कीट्स के बारे में कहते हैं कि ही इज़ एन एस्केपिस्ट, कुछ लोग क्रिटिक्स क्लेम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो नहीं है क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो एस्केपिस्ट है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं ये थोड़ा सा तो नेचुरलिस्ट क्या होता है? नेचुरलिस्ट ये होता है कि एक बंदा जो होता है जो कि साइंटिस्ट है, एक्सपर्ट और द स्टूडेंट ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। एक तो ये कि साइंटिस्ट या एक्सपर्ट जो है नेचुरल हिस्ट्री का जो एक्सपर्ट है वो नेचुरलिस्ट कहलाता है। दूसरा जो नेचुरलिस्ट का मीनिंग है, अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म इन आर्ट एंड लिटरेचर। नेचुरलिज्म जो है आर्ट और लिटरेचर में प्रैक्टिस करता है। जो अब नेचुरलिज्म क्या होता है? नेचुरलिज्म क्या उसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ स्टाइल एंड थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन इन डिटेल। तो ऐसी स्टाइल या थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऐसी थ्योरी या ऐसा स्टाइल रिप्रेजेंट करे जो कि एक्चुअल डिपिक्शन इन डिटेल जो है, एक्चुअल थिंग्स की बात करे, उसमें इमेजिनेशन या उसमें ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं हो जो कि बियॉन्ड जो है वो नेचुरल हो। जिस तरह से मेटाफिजिकल हैं कि वो समथिंग अबव फिजिकल, समथिंग रिलेटेड टू स्पिरिट और समथिंग लाइक दैट, तो वो चीज़ें शामिल नहीं हो। तो ये चीज़ हो गई। और इसका एक और जो फिलोसॉफिकल मीनिंग है नेचुरलिस्ट का, वो क्या? फिलोसॉफिकल बिलीफ दैट एवरीथिंग अराइजेस फ्रॉम नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड कॉजेज। वो कहता है कि जो कुछ भी होता है वो उसके कोई ना कोई नेचुरल कॉजेज या बिलीफ्स होते हैं, नेचुरल कोई चीज़ होती है, उसकी वजह से वो जो है वो वजूद में आती है चीज़। एंड सुपरनैचुरल और स्पिरिचुअल कॉजेज एंड एक्सप्लेनेशंस आर एक्सक्लूडेड। तो कहता है सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस जो है, सुपरनैचुरल क्या है? जो कि स्पिरिट से रिलेटेड है या घोस्ट से रिलेटेड है, रूहानी तौर पे या कुछ भी। तो कहते हैं सुपरनैचुरल कॉजेज नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है उसके फिजिकल कॉज होते हैं। जिस तरह से कुछ लोगों को जो है वो जिन, फॉर एग्जांपल कहते हैं जी जिन आ गया उनके ऊपर, तो जो साइंटिस्ट्स हैं वो क्योंकि इन चीज़ों को नहीं मानते सुपरनैचुरल को, तो वो कहते हैं कि ये मेंटल सिकनेस की सर्टेन फॉर्म्स हैं। तो ये डिपेंड्स कि जो बंदा जो है वो किस जो है स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए या किस थ्योरी को फॉलो करते हुए वो अपनी बात को बयान कर रहा है। Descartes, speaking as a naturalist and in imitation of Archimedes, said, "Give me matter and motion, and I will construct you the universe." अब आर्किमिडीज जो है वो कहता है, अब इसमें दो चीज़ें उसने बयान की हैं कि उसका जो है इमिटेशन करते हुए, उसकी कॉपी करते हुए, और इमिटेशन को मैं पूरी डिटेल से बयान कर चुका हूँ। एरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन था या प्लेटो का जो था, उसमें पूरी की पूरी डिटेल से मैं इसके चैप्टर्स को जो है, इसको जो इमिटेशन के कॉन्सेप्ट को मैं बयान कर चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं सुना तो वहाँ जाके एरिस्टोटल पे जो मेरे 5 लेक्चर्स हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन का है और उसके बाद टेक्सचर एक्सप्लेनेशन के 4 लेक्चर्स हैं, तो आप जाके बस सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एरिस्टोटल याद रखिए कि बेसिस जो है वो एरिस्टोटल से स्टार्ट हो रही है। तो एरिस्टोटल अगर आपको क्लियरली समझ नहीं आएगा तो बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे क्रिटिक्स के आर्ग्यूमेंट्स भी आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हीं से कंपैरिजन कंट्रास्ट में आप जाते हैं। तो एरिस्टोटल पे याद रखें कि क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यूज़ या कुछ भी। तो एरिस्टोटल आज भी जो है इंग्लैंड वगैरह में, जो मेरा जॉनथन जो था, जो जॉनथन टेलर, ही वाज वन ऑफ द प्रोफेसर्स इन एट लफ्रो यूनिवर्सिटी। तो वो उसने अब एक बुक लिखी थी जो अपना उसका पीएचडी का थीसिस था, मैस्टरी एंड स्लेवरी इन विक्टोरियन राइटिंग या विक्टोरियन राइटिंग्स। तो उसके अंदर जो है जॉनथन टेलर, तो ये उसकी बुक थी, बुक का नाम था। तो उसने जो है एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स लिया था, जो उसकी बुक है पॉलिटिक्स,
पॉलिटिक्स आपने पढ़ी है, पॉलिटिक्स जो उसकी बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है ह्यूमैनिटी हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू टू, मास्टर्स एंड स्लेव्स। तो वहाँ से उसने वो कॉन्सेप्ट लिया था और उसको इन्वर्टेड कॉमास में उसने बयान कर दिया था। अब अगर स्लेवरी का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो एरिस्टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट उस वक्त चला आ रहा था वो अब स्लेवरी बिल्कुल एबॉलिश हो चुकी है 1806 और 1876 में, 1806-7 में इंग्लैंड में और 1876 में अमेरिका में लॉ पास हो गया था स्लेवरी को ख़त्म करने का, एबॉलिश करने का। मगर स्लेवरी किसी न किसी वे में वो मौजूद थी। अब जो है वो माइंड्स को स्लेव्स बनाया जा रहा है किसी तरह से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्लेवरी की एक फॉर्म नहीं तो दूसरी फॉर्म मौजूद है। तो ह्यूमैनिटी इज बीन डिवाइडेड इनटू टू, मास्टर्स एंड स्लेव्स। अब आप इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद जो है वो कहता है कि गिव मी मैटर एंड मोशन एंड आई विल कंस्ट्रक्ट यू द यूनिवर्स। मैटर एंड मोशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक बंदे ने कोई बात क्लेम कर दी, से फॉर एग्जांपल कि मैटर और मोशन की उसने बात कर दी कि मुझे मैटर दे दो, एटॉमिक मैटर मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज यूनिवर्स जो है उन्होंने कहा कि पहले ही कंसिडर किया जाता था कि इट्स मेड ऑफ मैटर, एटॉमिक मैटर, और बाकी जो है वो स्पेस कंसिडर की जाती थी। तो अब अगर आप इसकी थेरीज पढ़ें, जाकर साइंटिफिक थेरीज पढ़ें, तो एटॉमिक मैटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है तकरीबन 4% जो है ऑफ द यूनिवर्स। जितनी कायनात वसी है वो कहते हैं कि तकरीबन अब हम 12 बिलियन लाइट ईयर्स अवे तक देखने के काबिल हो चुके हैं। जब हम 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे देखने के काबिल हों तो हम वो कहते हैं कि बिग बैंग देख सकते हैं। बहरहाल एक और जगह उन्होंने कहा कि 32 बिलियन लाइट ईयर्स अवे भी उन्होंने देख लिया है। आई नो कि वो थेरी कितनी वैलिड है कितनी नहीं है। बहरहाल ये नेशनल ज्योग्राफिक पे इधर उधर प्रोग्राम्स दिखाते रहते हैं, उसमें ये चीज़ बताई है कि 32 बिलियन लाइट ईयर्स अवे हमने देख लिया, जबकि यूनिवर्स तो बनी है 12 बिलियन 13.7 अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट। तो उस हिसाब से इस थेरी का अभी तक कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, या कोई बात अब हो सकता है कि फर्दर हम देखने के काबिल हो जाएं, नहीं हो। तो कहते हैं कि अगर हम 13.7 बिलियन लाइट ईयर्स अवे देखने के काबिल हो जाएं तो हम बिग बैंग को जो है उस वक्त देख लेंगे, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल करते हुए हमारे तक अब तक पहुंचेगी। तो इट मीन्स कि वी विल बी एबल टू सी दैट पर्टिकुलर बिग बैंग। तो इसमें जो है एटॉमिक मैटर और एनर्जी ये आपस में एक ही चीज़ है, जो कि आइंस्टाइन ने इसको प्रूव किया है। उसने क्या कहा, गिव मी मैटर एंड मोशन। मोशन क्या है, एनर्जी हो गई। पोटेंशियल जो है किसी चीज़ का, पोटेंशियल एनर्जी होती है, किसी चीज़ में कोई चीज़ है तो उसको आप धकेल रहे हैं तो किसी और चीज़ में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, या साउंड एनर्जी में चेंज हो रही है, या किसी भी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज ज़रूर हो जाएगी मगर एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह से मैटर जो है अगर आप उसको जो है वो कहता है कि लाइट के ट्वाइस जो है मूव करवा दें स्क्वायर में, तो उसके लिए टाइम रुक जाएगा फिर मैटर के लिए, बट वो नज़र आना बंद हो जाएगा क्योंकि एक चीज़ जो इतनी फास्ट चल रही है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं इन ल्यूसी, जो एक मूवी है ल्यूसी, अगर आप उसको देखें वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल डायमेंशंस और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस को कवर करती है। तो उसमें जो है वो ऐसे जो है वो कुछ फर्जी उन्होंने बैलेंस में दिखाया है कि वो कुछ पेट में रख के उसके जो है वो कहीं पे जा रहे होते हैं तो स्मगलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसको मारता है वो बंदा, उसके पेट में टांगे वगैरह, तो उससे लाते मारता है उस लड़की के पेट में, तो उससे जो है वो फट जाता है उसके पेट में जो पैकेट होता है, और उसकी थोड़ी सी डोज वो कहते हैं कि देते होते हैं, तो वो उसके बहुत ज़्यादा उसके अंदर डोज चली जाती है और उसका माइंड जो है वो फिर काम करना बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से जो है वो शी बिकम्स काइंड ऑफ शी गेट्स सुपर ह्यूमन पावर्स विच अदर पीपल डू नॉट हैव। तो वो आप अगर मूवी देखना चाहें तो इट्स अ वेरी गुड मूवी। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मैनी थिंग्स, बट इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स उसमें समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डिस्कस देम विद यू। तो मैटर इन मोशन एंड आई विल कंस्ट्रक्ट यू द यूनिवर्स। तो अब इसका क्या मुराद है कि यूनिवर्स कौन सी यूनिवर्स की बात कर रहा है, मैटर और मोशन की बात कर रहा है। इसके अंदर जो है वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टाइन के मुताबिक यूनिवर्स जो है वो जो मैटर है that is that cannot move even equal to the speed of light, और 4% जो एटॉमिक मैटर है। जितनी भी दुनिया में गैलेक्सीज हैं 100 बिलियन टू 125 बिलियन गैलेक्सीज हैव बीन डिस्कवर्ड। एक गैलेक्सी के अंदर 100 टू 200 बिलियन स्टार्स हैं, और तकरीबन हर गैलेक्सी में, और स्टार्स में जो है हमारा सूरज जो है वो तकरीबन ड्वार्फ सन कहलाता है, ड्वार्फ स्टार है, छोटा बुना,
और उसका हुजम अगर आप कंसिडर करें तो दैट इज़ 99.98%। और बाकी जो है 0.02% तमाम जो प्लैनेट्स हैं जो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारी सोलर सिस्टम में अर्थ समेत, उनका जो मास है दैट इज़ 0.02% एज कम्पेयर टू द मास ऑफ द सन। और उसमें यह है कि अर्थ जो है 100 अर्थ्स के तकरीबन इक्वल एक जुपिटर का जो है हुजम बनता है। तो टोटल अगर आप देखें तो कायनात के अंदर कितनी गैलेक्सीज है, एक गैलेक्सी में 100 to 200 बिलियन स्टार्स और 100 to 125 बिलियन गैलेक्सीज हैव बीन डिस्कवर्ड। तो आप अंदाजा लगा लें कि वेयर डू वी स्टैंड। तो ये सारा एटॉमिक मैटर अगर आप जमा कर दें, पूरी कायनात की गैलेक्सीज को जमा कर दें, तो उनका पूरी कायनात के जो हुजम कंसिडर किया गया उसके मुताबिक ये सिर्फ 4% बनता है। बाकी जो है डार्क मैटर है 26% और डार्क एनर्जी जो है वो है 70%। और वो कहते हैं कि अगर आप जो है लाइट को कंसिडर करें, इन तमाम जो स्टार्स हैं, जितने भी इस गैलेक्सीज में स्टार्स हैं, तो उनकी लाइट 0.0005% बनती है। तो ये एक डार्क यूनिवर्स है ओवरऑल, इतनी ज़्यादा इसमें जो है वो डार्कनेस मौजूद है। तो बहरहाल वो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो उसने ये बात की है कि I'll construct you the universe. How can he become God? He has not answered that question. यूनिवर्स जिस ज़माने ये लिख रहा था, यूनिवर्स वॉज वेरी लिमिटेड। किस तरह से पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि यूनिवर्स जो था उसका कॉन्सेप्ट ये था कि पहले जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आया था कि यूनिवर्स जो है उसका सेंटर जो है हमारी अर्थ है, जियोसेंट्रिक यूनिवर्स। फिर हीलियोसेंट्रिक, हीलियस सन गॉड, तो हीलियस जो है सन, सूरज जो है वो महवर है। तो जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि सूरज जो है वो एक जगह पे रुका हुआ है, सितारे हरकत नहीं करते हैं, सिर्फ प्लैनेट्स हरकत करते हैं। ये साइंस की किताबों में लिखा हुआ था एंड इट्स बीन चैलेंज्ड आफ्टरवर्ड्स। तो ये बाद में चाहे वो यूरोप में आ चुकी होंगी थेरीज, मगर हमारे यहाँ पे नहीं आई थी। और बाद में जाके हमें पता लगा जब हम बड़े होते हैं कि सूरज वगैरह सब चीज़ें, प्लैनेट्स, स्टार्स, इवन गैलेक्सीज आर मूविंग। तो साइंटिफिक थेरीज जो है वो चेंज होती रहती हैं, चैलेंज होती रहती हैं। तो फिर हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स आ गई और आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगा कि हम तो एक छोटा सा एक रेत के ज़र्रे की तरह साहिल समुद्र पे, हमारी गैलेक्सी की तो इतनी भी वक़्त नहीं है कि इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं और उनमें अभी तो हम पूरी डिस्कवर भी नहीं कर सकें। और इतने ज़्यादा प्लैनेट्स और स्टार्स मौजूद हैं, स्टार्स के साथ, हर स्टार के साथ प्लैनेट अगर आप कंसिडर करें तो पता नहीं कितना मास बनता है यूनिवर्स। वी मस्ट ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड हिम टू हैव मेंट। अब ये अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है, कॉलरिज अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है अबाउट आर्किमिडीज। वी मस्ट ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड हिम टू हैव मेंट। हम जो है इसको ऑफ कोर्स वो कहता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसका मतलब ये होगा, to have meant I will render construction of the universe intelligible. वो कहता है कि उसका मतलब शायद ये था कि मैं आपको समझा दूंगा कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स कैसे हुई है, यूनिवर्स कंस्ट्रक्ट कैसे हुई है। अब ये अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहा है जबकि उसका वहां पे ये मतलब क्लियर नहीं हो रहा। तो यहां पे इसने क्या बात की है, वी मस्ट ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड हिम टू हैव मेंट। तो यहाँ पे आजकल जो आप लगाते हैं तो ऑफ कोर्स नहीं लगाते हैं, आजकल आप लगाते हैं परहैप्स। उसका ये मतलब हो सकता है कि वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ मीनिंग्स। अगर आप जो है टेरी गिल्टन की किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि वी मे नॉट क्लोज आवर फिस्ट्स ओवर मीनिंग्स। हम अपनी मुठ्ठियाँ बंद नहीं कर सकते हैं मीनिंग्स पे। वी माइट हिट द राइट नेल, हम एक सही कील पे हथौड़ी लगा सकते हैं, बट वी विल नेवर बी एबल टू बी श्योर अबाउट इट, कि हम उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते हैं कि वाकई हमने सही मीनिंग को हिट किया है, क्या वो राइटर के माइंड में वही मीनिंग था या नहीं था। और इसकी एग्जांपल मैं अक्सर दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं कहता हूँ कि आप ऑपोजिट्स में जाएं, कि मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि से फॉर एग्जांपल कि आपका ऑपोजिट क्या है, तो आप कहते हैं डाउन है। तो मैं पूछता हूँ कि लाइट का ऑपोजिट क्या है, तो वो कहते हैं डार्कनेस या डार्क। तो मैं कहता हूँ कि वाई नॉट हैवी। मेरे माइंड में अगर हैवी था और आपके माइंड में अगर डार्क आया, या मेरे माइंड में दोनों थे और मैं आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, या मेरे माइंड में अगर हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट था और आपके माइंड में जो था वो लाइट रोशनी का कॉन्सेप्ट था। अब लाइट एक ह्यू भी होता है, कलर भी होता है, कि वो लाइट और डार्कर शेड्स जिनको आप कहते हैं। तो देयर सेवरल मीनिंग्स, सेवरल लेयर्स ऑफ मीनिंग्स। ये आप स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन पे जो मेरे लेक्चर्स में सुनेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे भी क्लियर हो जाएंगी आपको। तो इसने इस चीज को कैसे कंफर्म कर दिया, कैसे क्लेम कर दिया कि राइटर ये कह रहा है? वी कैन नॉट क्लेम इट।
आजकल की जो क्रिटिसिज्म है उसमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती। इंटेलिजिबल कि हम उसको मैं समझा दूंगा आपको कैसे बनी है यूनिवर्स। उसके बाद जो है आप आ जाएं, एक दो लाइन्स छोड़ के आगे देखें। grant me a nature having two contrary forces, the one of which tends to expand infinitely, while the other strives to apprehend or find itself in this infinity. वो कहता है कि आप मुझे नेचर दे दें हैविंग टू कॉन्ट्रेरी फोर्सेस, दो ऑपोजिट फोर्सेस की। अब दो ऑपोजिट फोर्सेस क्यों? कि जब आप किसी चीज में से मीनिंग्स लेते हैं तो आप ऑपोजिट्स में जाके मीनिंग्स लेते हैं या आप कंपैरिजन में जाके मीनिंग्स लेते हैं। कोई चीज हाई इसलिए होगी कि लो उसके साथ मौजूद है, अगर लो का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है तो हाई का कॉन्सेप्ट रहेगा ही नहीं, वो एक ही चीज होगी। इसी तरह से लाइट होगी जब डार्कनेस मौजूद होगी। इस पर बहुत ज्यादा डिबेट्स हो जाती हैं। फिर किस तरह से कि आप बाइबल जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि इन द बिगिनिंग देयर वाज God let God said, let there be light, and there was light, and God called light the day, and the darkness he called night. तो अगर आप इस चीज को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि गॉड जो है एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गॉड इज लाइट। गॉड तो खुद लाइट है, तो क्या उसने कहा तो लाइट पैदा हुई, उससे पहले लाइट नहीं थी? क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब मिल जाएंगे और बहुत सारे के नहीं मिलेंगे। एंड दिस इज लाइफ। आप ये नहीं करें कि आपको हर सवाल का जवाब जो आपके माइंड में आ रहा है आपको लाजमी मिलेगा। देयर आर सेवरल क्वेश्चंस जिनके जवाब आपको कई सालों बाद मिलेंगे। जिस तरह से एक नूर का कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में, जो लाइट का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज एक नई डायमेंशन, नई एक इंटरप्रिटेशन मेरे माइंड में आई है। एंड आई विल देन सी इट इन दैट डायमेंशन एज वेल। इन दैट डायमेंशन, जो भी वो डायमेंशन है, तो उसमें मैं उसको मजीद एक्सप्लोर करूँगा उसको बैठ के। तो ये सोचने से, गौर फिक्र करने से ये डायमेंशंस आपके जहन में आती रहती हैं। तो उसके लिए आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग होना, प्लस आपके जो है ये सारे जो जिसे आप कहते हैं कि लिटरेरी थ्योरी के ऊपर कमांड हासिल होना। कमांड कंप्लीट तो नहीं आएगी बट कुछ ना कुछ आ जाएगी। क्रिटिसिज्म का आपको पता होना, बहुत सारी किताबों को आपको पढ़ा होना, फिर थिंकिंग माइंड, तो फिर सारी चीज़ें आपको समझ आनी शुरू हो जाती हैं। कॉन्ट्ररी फोर्सेस, वो कहता है कि गिव मी a nature having two contrary forces, the one which tends to expand infinitely. वो कहता है कि एक तो फोर्स ऐसी है जो इन्फिनिटली एक्सपेंड हो रही है, जिस तरह हमारी यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल दूर दूर तक फैलती जा रही है। गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं और आहिस्ता 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 यूनिवर्स जो है मजीद फैल रही है। while the other strives to apprehend or find itself in this. और वो कहता है दूसरी जो उसकी नेचर है इन दिस इन्फिनिटी, वो कहता है कि दूसरी जो नेचर है वो क्या है कि अपना वजूद तलाश करना उस इन्फिनिटी में, अपने आप को तलाश करना, यानी कि अपने आप को प्लेस करना कि वेयर डू आई स्टैंड, मैं क्या हूँ, कहाँ पे हूँ, कौन हूँ। तो इसका जो खुद के साथ जो आपका एक समझने के रिलेशन होता है, जिस तरह से डिकार्ट ने ये बात की थी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, कि मैं सोचता हूँ लिहाजा मैं हूँ। इकबाल जो है इसको इस तरह से कहते हैं कि लहर ने जो है कहा कि मैं चलती रहूँ तो मैं हूँ, रुक जाऊँ तो नहीं हूँ। लहर का ताल्लुक चलने से ही है ना, अगर लहर नहीं चलेगी तो पानी बन जाएगी, मीन्स पानी के साथ मर्ज हो जाएगी। इसी तरह से सरूद अंजुम जो उनकी फारसी की पोएम है, तो हस्ती माँ निज़ाम माँ, मस्ती माँ खराम माँ। तो हस्ती जो है हमारी हमारे निज़ाम में, मस्ती हमारी जो है वो हमारे आहिस्ता आहिस्ता चलने में है। सितारे जो है चल रहे हैं। गर्दिश बेमुकाम माँ, कि गर्दिश जो है हमारी वो बेमुकाम है, हमारा उसका कोई मुकाम नहीं है। दौरे फलक मकाम माँ, हमारे मुताबिक है हमारा दौरे फलक जो है, हमारा जो फलक में चलना है हमारे मुताबिक, जैसे में मीन्स के ये जैसा डिसाइड किया गया है या जैसा हमने डिसाइड किया तो वैसे अब चल रहे हैं। मेन ग्रीम व मेरदीम, कि हम चलते हैं, हम हैं, यानी कि रुक जाएंगे तो हम नहीं होंगे। होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ने एक दूसरे को एक दूसरे के साथ पकड़ रखा है। आप इस चीज़ पे गौर कर रहे हैं, किस बात पे कहा जा रहा है कि चलते रहें तो हम हैं, रुक जाएं तो नहीं है। क्या वजह है इसकी? तो इसको आप समझने की कोशिश करें। ग्रेविटेशनल पुल को जो है आइंस्टाइन ने डिफाइन किया कि अगर आप एक शीट रख लें, जिस तरह एक प्लास्टिक की शीट रख लें, जिस तरह एक ड्रम है ओपन
है ऊपर से, उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रखें और साथ एक बॉल को, भारी बॉल को रखें, तो वो शीट थोड़ी सी बेंड होकर यूं हो जाएगी, बॉल बीच में आ जाएगी सेंटर में, उसके प्लास्टिक है ग्राउंड, उसके प्लास्टिक के अंदर एक बॉल रख दें तो वो बीच में आ जाएगी। अब आप एक बॉल को जो है वो यूं करके फेंकें साइड से, शीट के यानी कि वो जो मेन बॉल थी उससे थोड़ा सा दूर फेंकें, तो वो बॉल जो होगी ना यूं जाएगी, और वो जो उसकी वजह से स्पेस डिस्टॉर्ट हुई हुई है, जो कि वो स्पेस का कॉन्सेप्ट देता है कि स्पेस जो है हेवनली बॉडीज से डिस्टॉर्ट हो जाती है, थोड़ी सी तोड़ मुड़ जाती है। इसके ऊपर बाकायदा साइंटिफिक रिसर्चेस मौजूद हैं कि उन्होंने इस तरह से देखा कि लाइट जो है इटसेल्फ वो भी टेढ़ी होकर आती है, डिफरेंट जो स्टार्स आ जाते हैं बीच में, या वो तो उनसे जो लाइट आ रही होती है या कुछ चीज़ें आ रही होती हैं, मसलन जब सोलर एक्लिप्स हुआ तो उन्होंने देखा कि जो सितारे ऊपर नजर आ रहे थे सोलर एक्लिप्स के वक्त, तो उनकी डायरेक्शन जो थी वो डिफरेंट हो चुकी थी। अगर वहां पे सूरज मौजूद ना हो तो वही सितारे जो थे थोड़े से साइड पे नजर आते थे, तो उससे उन्हें पता लगा कि सूरज की वजह से लाइट डिफ्लेक्ट होकर थोड़ी सी चेंज होकर आई है, यानी कि उसकी डायरेक्शन जो है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल क्या है उसने कहा कि वो यही है, स्पेस है, क्योंकि हेवनली बॉडी जितनी बड़ी होगी स्पेस उसके इर्द गिर्द उतनी डिस्टॉर्टेड और डिस्टर्ब्ड होगी। तो जो चीज़ उसके इर्द गिर्द से गुजरेगी, जिस तरह ये गोल बॉल है, तो अगर लाइट दूर से गुजर रही है जहां तक उसका पुल नहीं जा रहा है, ग्रेविटेशनल पुल या स्पेस डिस्टॉर्शन नहीं आ रही है, तो वहां लाइट सीधी आ रही है। अगर वो लाइट उतनी करीब से आती है जहां पे उसका ग्रेविटेशनल पुल है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि मेरा फेस जो है ये एक समझ लें कि आप कोई इसको हेवनली बॉडी कह लें, तो यहां से अगर लाइट आती है तो इधर से सीधी आ रही है, जबकि अगर वो यहां से आ रही है लाइट तो वो यूं आके यूं बेंड हो जाएगी थोड़ी सी, या यूं आके यूं बेंड हो जाएगी, तो उससे जो है थोड़ी सी कर्व आ जाएगा लाइट में। तो प्लैनेट्स स्टार्स की जो पोजीशंस थी उनमें डिफरेंसेस से आपने फाइंड आउट किया, लाइट जो है हेवनली बॉडीज से डिस्टर्ब होती है। तो चांद है, या चांद जो है ज़मीन के गिर्द और ज़मीन सूरज के गिर्द किस तरह से घूम रही है, वो यूं घूम रहे हैं एक ख़ास वेलोसिटी से, ख़ास स्पीड से घूम रहे हैं। अब वो स्पीड अगर कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होनी शुरू हो जाए, तो ज़मीन सूरज के करीब आती आती ग्रेविटेशनल पुल उसे खींच लेगा, क्योंकि जो उसकी जो घूमने की रफ्तार है वो इतनी तेज़ है, जिस तरह से कि आप एक बॉल को हाथ में उठा के यूँ घुमाना शुरू कर दें, यानी कि उसके साथ एक धागा बांध दें और यूँ घुमाना शुरू कर दें, तो अगर उसकी वेलोसिटी तेज़ होगी, स्पीड तेज़ होगी, तो वो ऊपर उठी हुई होगी। जैसे जैसे आप उसकी स्पीड कम करते जाएंगे वो आपके साथ आके टकराएगी। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो इसी तरह से अगर आप उसको रोक देंगे तो आप सूरज के अंदर उतर जाएंगे, और अगर उसकी स्पीड तेज हो जाए तो आप सर्कल जो है, वो जो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल का सर्कल है उसको तोड़ के आप आगे निकल जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये थोड़े से फिलोसॉफिकल आइडियाज़ हैं, और थोड़े से ये अगर आपने एस्ट्रोनॉमी वगैरह, एस्ट्रोफिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी वगैरह को पढ़ा हो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल पढ़ा है इसको, तकरीबन 80-90 बुक्स मैंने पढ़ी हैं इसके ऊपर, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का आइडिया है। तो ये बात कर रहे हैं कि हम उसके अंदर अपनी इन्फिनिटी के अंदर अपना प्लेस ढूंढें, एंड आई विल cause the world of intelligence with a whole system of their representation to rise up before you. तो कहता है कि मैं उनका तमाम जो सिस्टम्स हैं उनके रिप्रेजेंटेशंस वो आपके सामने ले आऊंगा अगर मुझे ये चीजें आप दे दें तो। Every other science presupposes intelligence as already existing and complete. वो कहता है तमाम साइंसेस जो हैं वो सपोज करती हैं, पहले से ही सपोज कर लेती हैं इंटेलिजेंस एज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड कंप्लीट। तो कहते हैं इंटेलिजेंस को तमाम जो साइंटिस्ट्स हैं या साइंस है, वो उस ज़माने की जो साइंस होगी वो कहती है कि इंटेलिजेंस जो है आपकी वो कंप्लीट है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कंप्लीट एंड एग्जिस्टिंग। तो इस पे जो है वो एक आज मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था ऑन बाबा फरीद जो है उनके उसके ऊपर, पोइट्री के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि जैसे डार्विन का नजरिया है कि इंसान बंदर से इंसान बना, तो उसने कहा कि लोअर सेल्फ के अंदर हायर सेल्फ का कहीं ना कहीं मौजूद होना जरूरी है। अगर लोअर सेल्फ के अंदर हायर सेल्फ मौजूद नहीं होगा तो वो हायर सेल्फ में इवॉल्व ही नहीं होगा, यानी कि सीड्स ऑफ हायर सेल्फ लोअर सेल्फ के अंदर मौजूद होंगे तो वो हायर सेल्फ में डेवलप होगा। अगर वो सीड उसके अंदर मौजूद ही नहीं होगा तो वो ग्रो ही नहीं करेगा। तो एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। इंटेलिजेंस जो है वो कहते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड कंप्लीट वो मानते हैं साइंटिस्ट्स। द फिलोसोफर कॉन्टेम्पलेट्स इट्स इन इट्स ग्रोथ,
और फिलोसोफर जो होता है वो कहता है कि इसकी ग्रोथ के अंदर बिलीव करता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंस भी जो है आपकी वो भी ग्रो करती है। जिस तरह से कहा जाता है कि इंसान का जिस्म जो है वो बूढ़ा होता जाता है और रूह जो होती है वो जवान होती जाती है, यानी कि रूह जो है वो समझने के काबिल होती जाती है। इंसान 40 साल के बाद इसलिए वही आती है कि उस वक्त इंसान बहुत कुछ समझने के काबिल हो चुका होता है। And as it were, represents its history to the mind from its birth to its maturity. और वो कहता है कि ये रिप्रेजेंट करती है इट्स हिस्ट्री, जो फिलोसोफर है वो रिप्रेजेंट करता है हिस्ट्री टू द माइंड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स मेच्योरिटी। तो उसकी बर्थ से, पैदाइश से लेकर उसकी मेच्योरिटी तक जो है इंटेलिजेंस को डिफाइन करता है। एक बच्चे की इंटेलिजेंस क्या है कि उसे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, बिकॉज ही इज नॉट एक्सपीरियंस्ड दोज थिंग्स। एक बच्चे को आप मैरिड लाइफ के बारे में नहीं बता सकते हो, या एक बच्चे को आप ये नहीं बता सकते हैं कि घास का कलर ग्रीन क्यों है। क्वेश्चंस वो जरूर पूछेंगे, आसमान का कलर नीला क्यों है, आप उसे क्या बताएंगे कि नीला असल में है ही नहीं, ये हमें नजर आता है। या जो कलर हमें नजर आ रहे हैं, से फॉर एग्जांपल आप ये रेड को देख रहे हैं तो असल में ये रेड इसका रेड कलर नहीं है, या ब्राउन कलर देख रहे हैं या कोई भी कलर देख रहे हैं, वो असल में उन चीजों का कलर नहीं है। जब लाइट किसी चीज पर पड़ती है तो डिफरेंट जो कलर्स होते हैं, वो लाइट के अंदर 7 कलर्स हैं, आप ये जानते हैं। 7 कलर्स हैं, वाइट लाइट जो होती है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। आप जो प्रिज्म में रखते हैं या रेनबो आप देखते हैं तो 7 कलर्स हैं, जिसको वो कहते हैं कि रोइक वेव आप उसको कर लें तो उसे आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि रेड है रो आर, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, ठीक है, बी ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। ये सारे कलर्स मौजूद है, वो 7 कलर्स, इनसे मिलके व्हाइट लाइट बन रही है। ठीक हो गया। अब जब ये कलर किसी चीज पे पड़ते हैं, व्हाइट लाइट किसी चीज पे पड़ती है, तो वो सारे के सारे कलर जो है, इस रेड कलर ने, ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है से फॉर एग्जांपल, तो इसने वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए सिवाय रेड कलर के। रेड कलर इसने एब्जॉर्ब नहीं किया और उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई यू कैन सी रेड कलर। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो इसका अब ये बच्चे को आप इतनी डिटेल से कैसे समझाएंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के माइंड में, तो उसको आप कैसे जो है डिफाइन करेंगे? आप, मैंने जिस तरह बचपन में पढ़ते थे कि जी पानी जो है भारी होता है, जो ठंडा पानी होता है, ठंडी चीज़ होती है भारी होती है, और गर्म चीज़ हल्की होती है। तो मैंने क्वेश्चन किया कि फिर बर्फ़ जो होती है वो पानी की सतह पे क्यों तैरती है? बर्फ़ ठंडी होती है तो उसूलन तौर पे जो आपका नज़रिया है, उससे बर्फ़ को पानी की तह में होना चाहिए, फिर सतह पे तो नहीं आना चाहिए। तो उसमें फिर डेंसिटी का ताल्लुक आ जाता है कि मॉलिक्यूल्स, जब आप देखते हैं कि बर्फ़ जब बनती है तो वो थोड़ी सी फैल जाती है, मॉलिक्यूल्स ज़रा थोड़े से दूर हट जाते हैं, ज़्यादा हो जाती है थोड़ी सी, यानी कि उसका जो क्वांटिटी, जो उसका वेट है वो तो शायद उतना ही रहेगा जितना पानी था, मगर वो फैल के उसके मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो वो आम पानी से हल्की हो गई और वो ऊपर आ गई। तो ये एक बच्चे को आप कैसे समझाएंगे जिसको मॉलिक्यूल्स का और उन चीज़ों का नहीं पता? तो हर बंदा, मेच्योरिटी आती है, आप जैसे जैसे पढ़ते हैं, आप जैसे जैसे फिलोसफी की बातें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। उसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ को छोड़ दें, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उससे नेक्स्ट भी छोड़ दें। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ जाएं जहाँ पे ये कुछ डॉट्स दिए हुए थे। उसके बाद जो है उसने कहा है कि thus far had the work been translated for the press when I received the following letter from a friend। वो कहता है कि जो वर्क था वो जो मोस्ट प्रॉब्ली जो उसने पहले बात कर ली होगी लिरिकल बैलेंस की, जो भी वर्क्स पब्लिश हो रहे थे, तो वो कहता है कि प्रेस में था तो मैंने अपने फ्रेंड से एक लेटर मुझे मौसूल हुआ, from a friend whose practical judgment I have had ample reason to estimate and revere। वो कहता है कि उसकी इज्जत करता था मैं, उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे या उसकी जो जजमेंट थी, प्रैक्टिकल जजमेंट, मैं उसकी बहुत इज्जत करता था, और मेरे पास इनफ रीजंस थे, एम्पल रीजन था, यानी कि इनफ रीजंस थे कि मैं उसकी बात को अहमियत देता था। And whose taste and sensibility preclude all the excuses with my self-love might possibly have
ये मिटा हुआ वर्ड, prompted me to set up in plea against the decision of advisors of equally good sense. I think ये equally है, यहाँ पे मिटा हुआ है, equal good sense होगा, equally है, equal good sense, but with less tact and feeling. तो कहता है कि जिसका टेस्ट जो था and sensibility preclude all the excuses with my self-love might possibly have prompted me to set up in plea against the decision of advisors of equal good sense. वो कहता है कि उसका जो और एडवाइजर्स ने भी मुझे जो है वो इक्वली गुड सेंस के जो एडवाइजर्स थे उन्होंने मुझे ये बात कई बातें की थी, तो मैं उनकी बातों के अगेंस्ट इसकी बात को रख सकता था, बट विद लेस टैक्ट एंड फीलिंग. तो उसने बात क्या की थी? डियर, यू आस्क माई ओपिनियन कंसर्निंग योर चैप्टर ऑन इमेजिनेशन. अब ये उसने इमेजिनेशन के चैप्टर पे बात की है कि तुम मेरा ओपिनियन तुमने मांगा है कि इमेजिनेशन का जो तुमने चैप्टर लिखा है उसके बारे में मैं अपना ओपिनियन दूं. Both as to the impressions it made on myself and to those which I think it will make on the public. वो कहता है कि मैं मेरे ऊपर क्या इंप्रेशन बनाया आपकी जो इस टेक्स्ट ने, या उन लोगों पे जो पब्लिक में इंप्रेशन बना आपकी टेक्स्ट के बारे में. आपने मुझसे पूछा है कि मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि लोगों ने क्या कहा और मैंने क्या कहा. The part of the public who, from the title of the work and from the forming sort of introduction to our volume of poems, are likely to constitute the great majority of your readers. तो कहता है कि आपके जो आपने जो बातें लिखी हैं, से फॉर एग्जांपल टाइटल से, आपके टाइटल जो आपने दिया है उसको अपने वर्क को, और जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है उस वॉल्यूम ऑफ पोएम्स के अंदर, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है, मेजॉरिटी जो है वो रीडर्स की, वो आपके हक में आ जाएगी, यानी कि वो आपको पढ़ना पसंद करेंगे, पढ़ेंगे आपको. एज टू माई सेल्फ एंड starting in the first place the effect on my understanding, your opinions and method of argument were not only so new to me, but so directly the reverse of all I had ever been accustomed to consider as truth. वो कहता है कि जो तुमने लिखा था, अपनी बात अगर मैं करूँ तो वो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, और जिस तरह का मैं सच पढ़ने का आदी हूँ, या जो चीज़ें मैं पढ़ने का आदी हूँ, और जो जिन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, उससे बिल्कुल बरक्स था जो कुछ तुमने लिखा था. That even if I had comprehended your premises sufficiently to have admitted them and had seen the necessity of your conclusions, I should still have been in that state of mind which in your note पेज नंबर 75-76, अभी उसने उसके नोट्स दिए हुए जो उसने पेज लिखा होगा, यहाँ पे आप देखें कि इसने वो रेफरेंस, यहाँ पे इस पेज पे रेफरेंसेस मौजूद नहीं है, या उसकी डिटेल्स मौजूद नहीं है कि इसने क्या चीज़ें भेजी थी. तो ये सारी चीज़ें लेटर की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इनको भी पढ़ेंगे छोड़ दें, ये कोई इतना बहुत वो नहीं है, इसको आप छोड़ दो कि ये कोई आपके काम की चीज़ नहीं है. लेटर जहाँ पे ख़त्म होता है, ये लेटर आप देख लें कि उसने इटैलिक्स में लिखा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा होकर लिखा हुआ है उसने. तो ये लेटर आप सारा जो है इसको छोड़ दें. हमने काम की बात देखनी है कि इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या हैं, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, बिकॉज इस ऑलरेडी काफ़ी टाइम गुजर चुका है. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लेटर के बाद. इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस वेरी जुडिशियस लेटर विच produced complete conviction on my mind, I should content myself for the present with stating the main result of the chapter, which I have reserved for that future publication, a detailed prospectus of which the reader will find at the close of the second volume. तो कहता है उस जुडिशियस जो लेटर था, जो जजमेंट दी थी जिसमें उसने, तो एक कंप्लीट कन्विक्शन ऑन माई माइंड, तो एक असर उसने मेरे दिमाग में डाला था, एक बिलीफ मेरा बन गया था. आई शैल content myself for the present with stating the main result of the chapter which I have reserved for the future publication. वो कहता है कि मैं उस चैप्टर की जो है कंप्लीट डिटेल्ड जो है उसकी मैं आपको
रिजल्ट दूंगा कि जो रिजल्ट आया उसका, डिटेल प्रोस्पेक्टस ऑफ विच द रीडर विल फाइंड एट द क्लोज ऑफ द सेकंड वॉल्यूम। तो सेकंड वॉल्यूम के एंड पे वो जो है पूरा डिटेल से मिलेगा मुझे जो भी चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ। द इमेजिनेशन देन आई कंसिडर आइदर एज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इमेजिनेशन के बारे में कहता है कि वो प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है। इमेजिनेशन के बारे में आप सुनते आए कि इमेजिनेशन, व्हाट इज़ इमेजिनेशन, कि आप यू इमेजिन समथिंग। अब ये कहता है कि इसकी दो फॉर्म्स हैं, दो इसकी जो है वो किस्में हैं, एक प्राइमरी इमेजिनेशन इसने कहा और एक सेकेंडरी इमेजिनेशन का। इससे पहले इन चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया था। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ आपको कि इससे पहले इमेजिनेशन और फैंसी के वर्ड्स तो मौजूद थे, मगर इसने उन्हें नई डायमेंशंस या नए मीनिंग्स दिए जो इससे पहले मौजूद नहीं थे। कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन होती है। द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। तो कहता है प्राइमरी इमेजिनेशन क्या है? लिविंग पावर है ह्यूमन परसेप्शन की, लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। कि आप जो परसीव करते हैं, परसीव किस तरह से करते हैं? डिफरेंट सेंसेस से, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सीइंग एंड हियरिंग एंड जो ये जिस तरह से सेंसेस हैं, तो इनसे आप जो है वो आप चीज़ों को जो है टेस्टिंग होती है तो आप परसीव करते हैं चीज़ों को। तो सेंस ऑफ परसेप्शन, तो कहता है कि ये जो है इससे आप जो है इमेजिनेशन, आप चीज़ों को देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, चीज़ों का परसीव करते हैं चीज़ों को। एंड एज अ रेपिटेशन इन द फाइनाइट माइंड of the eternal art of creation in the infinite I am। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पे। And as a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite I am। ये पहले जो मैं पिछला पैराग्राफ जो बयान कर चुका हूँ आपको, जहाँ पे उसने कहा था कि give me matter and motion and I'll construct you the universe, और उसको उसने कहा था कि एक्सप्लेन कर रहा है कि grant me a nature having two contrary forces, the one which tends to expand infinitely while the other strives to apprehend or find itself in this infinity। ठीक है, तो इस चीज को जो है वो आगे बयान कर रहा है। अब आप इस पे गौर करें, क्या है कि वो कहता है कि सेंस ऑफ परसेप्शन की तो बात होगी। एंड एज अ रेपिटेशन in the finite mind of the eternal act of creation। eternal act of creation का क्या है कि जो creation का act God ने किया वो eternal है, वो कहता है कि ख़त्म नहीं होने वाला है in the infinite I am। और वो कहता है कि infinite I am, तो कहता है कि एक तो ये कि आप उसकी जो रेपिटेशन है, आप उस चीज़ को जो आपने इमेजिन किया था आप उसको रिपीट कर सकते हो माइंड में, चाहे वो किसी के हियरिंग से, आपने किसी के डायलॉग्स थे आप उनको रिपीट कर सकते हैं, या आपने कोई चीज़ देखी तो आप उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं अल्फाज की सूरत में। अल्फाज क्या हैं इसके बारे में साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म के अंदर मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो आप लिखते हैं टेक्स्ट, इट्स द स्पीच रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स और ब्लैक मार्क्स। तो स्पीच जो है वो सिंबल्स और ब्लैक मार्क्स की सूरत में जो है वो मौजूद है। आपने स्पीच को रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो एक ड्यूरेबल मटेरियल एग्जिस्टेंस आ गई स्पीच की, क्योंकि उस ज़माने ज़ाहिर है रिकॉर्डर्स तो मौजूद नहीं थे, तो वो लोग जो है वो टाइप कर लेते थे या हाथ से लिख लेते थे जो उन्होंने कहना होता था, तो वो स्पीच रिकॉर्ड हो जाती थी। तो कहता है कि उसको रेपिटेशन इन द फाइनाइट माइंड ऑफ द इटर्नल एक्ट ऑफ क्रिएशन। इटर्नल एक्ट हमेशा जो कभी ना खत्म होने वाला एक्ट ऑफ क्रिएशन इन द इन्फिनिट आई एम। अब ये जो इन्फिनिट आई एम उसने लिखा है, इन्फिनिट आई एम का मतलब क्या होता है? जो कभी ना खत्म होने वाला मैं, और आई भी कैपिटल है और एम भी कैपिटल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है लाइंस हैं। ये किस तरह से, ये एक छोटा सा रेफरेंस जो है ये एक बाइबल पढ़ने वाले बंदे को, एक क्रिश्चियन को हो सकता है कि ज़्यादा पता हो जिसने बाइबल का डिटेल्ड मुताला किया हुआ है। तो मैंने क्योंकि ये पॉइंट पढ़ा हुआ था तो इसलिए मेरे माइंड में फ़ौरन क्लिक हो गया कि ये यहाँ पे पढ़ा था और यहाँ पे पढ़ा था, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बाइबल के अंदर जो है एक्सोडस चैप्टर जो है उसके अंदर, ये एक्सोडस जो उसकी बुक है बाइबल की, तो उसके अंदर जो तौरात की जो 5 बुक्स हैं उसके अंदर से एक्सोडस जो है उसके अंदर ये बात मौजूद है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए, गॉड से मुलाकात करने के लिए गए, तो वहाँ पे जब उस वादी में या मुकद्दस जो जगह थी उसमें दाखिल हुए तो वहाँ पे उन्हें कहा गया कि आग देखी थी
और ये वाक़या सब जगह पे मौजूद है, बाइबल में भी है और ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में, हर जगह पे मौजूद हैं ये चीज़ें कि क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट का कम्बिनेशन जो है बाइबल कहलाता है। तो कुरान मजीद में भी मौजूद है कि वहाँ पे जब पहुँचे, दूर से आग देखी, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से कोई आग ले आता हूँ। तो जब वहाँ पे देखा तो उन्होंने कहा कि खुद गॉड जो है, गॉड ने कहा कि इट इज़ मी। तो वहाँ पे ये चीज़ आई कि उन्होंने कहा आई एम दैट आई एम, मैं हूँ जो कि मैं हूँ, मैं हूँ वो मैं हूँ, आई एम दैट आई एम। और इसी चीज़ को जो है कुरान मजीद में आपको मिलेगी। जब हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से कलाम किया कि भाई पूछा होगा मोस्ट प्रोबेबली कि कौन है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया या अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इस बात का, और वहाँ पे पहला कलमा जो आप पढ़ते हैं जो कि ला इलाहा इल्लल्लाहु है, कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, आप ये बात करते हैं, क्लेम करते हैं। तो इसको जो है उन्होंने जो है गॉड ने उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने उस वक्त ये बात कही, ला इलाहा इल्ला अना, नहीं है कोई माबूद इला सिवाय मेरे। अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे। तो अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई उधर। तो वहाँ पे अना जो है, जिसको फिर डॉक्टर इसरार जो है वो इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, द ग्रेट आई एम। अपने बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार जो है इस चीज़ को इस तरह से बयान करते हैं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय मेरे, तो द ग्रेट आई एम, द ग्रेट सेल्फ, ला इलाहा इल्ला अना, अना खुद ही, मैं, ईगो, सेल्फ। तो वहाँ पे भी ये चीज़ मौजूद है। तो इन द इन्फिनिट आई एम, तो उसका जो वो फाइनाइट नहीं है वो आई एम, इट इज़ इन्फिनिट, इट इज़ बियॉन्ड आवर कंप्रीहेंशन, आवर परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। गॉड जो है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ सकता है। इसीलिए कुरान मजीद में ये चीज़ भी आई है कि निगाहें उसको नहीं पा सकती मगर वो निगाहों को पा लेता है। और एक जगह पे कहा गया कि अल्लाह जैसी भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है और उसकी मिसाल जैसी भी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो आप कैसे बताएंगे कि क्या है अल्लाह? हम उस चीज़ को कंप्रीहेंड, अल्लाह ताला को कंप्रीहेंड कर ही नहीं सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल कि वो हमारी ग्रास्प में आ जाए। वो ऐसी चीज अल्लाह ताला ऐसी जो है ऐसा माबूद ऐसा है कि उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको कंप्रीहेंड नहीं कर सकते हैं किसी भी नेचुरल या किसी भी अकली दलील से या अकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। द सेकेंडरी आर कंसिडर एज एन echo ऑफ द former। और सेकेंडरी इमेजिनेशन वो कहता है कि मैं पुरानी का जो है वो एक एको क्या होता है कि जब आप किसी पहाड़ पे जाके आवाज़ दें पहाड़ों में, तो वहाँ पे आवाज़ टकरा के वापस आती है, या एक खाली कमरे में जब आप जाते हैं तो वहाँ जाके आप आवाज़ गूंजती है, तो आपकी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है। तो इसी तरह सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है, एको ऑफ द फॉर्मर, कि वो वैसी ही होती है। अब एको में क्या क्या चीज़ें जो होती हैं, एक तो ये होती है कि आवाज़ थोड़ी सी कम हो चुकी होती है, मिलती जुलती होती है, बट वो रिफ्लेक्शन होती है ऑफ द ट्रू फर्स्ट थिंग। उसकी वो रिफ्लेक्ट होके, या उसको आप कह दें कि वो रिबाउंड होके, या कुछ भी आप कह दें उसको, कि वो आपको पास पलट के, आपको टकरा के किसी चीज़ से आगे आवाज़ जो है फिर वापस पलटती है। जिस तरह से मिरर में लाइट जाके टकरा के वापस आती है, तो इसी तरह आवाज़ भी जो है वो मीडियम ऐसा है कि उसमें वो आवाज़ टकरा के वापस आती है। सेकेंडरी जो है वो कहता है कि echo of the former co-existing with the conscious will। तो कहता है कॉन्शियस विल के साथ को एग्जिस्ट करती है वो कॉन्शियस। अब कॉन्शियस जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा, yet still as identical with the primary in the kind of its agency। वो कहता है अब कॉन्शियस विल जहाँ पे आ जाएगी कि कॉन्शियस विल के साथ वो अटैच होती है, कॉन्शियस विल के साथ कोरिस्पॉन्ड करती है, उसके साथ एग्जिस्ट करती है, को एग्जिस्ट करती है। कॉन्शियस विल जहाँ पे आएगी, तो कॉन्शियसनेस जहाँ पे आएगी, तो वो चला जाएगा लिटरेरी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिनोमिनोलॉजी में, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस से आप जो है वो कॉन्शियस मीनिंग्स लेने की कोशिश करते हैं। और साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म में अनकॉन्शियस की तरफ चले जाते हैं, वो मेनली अनकॉन्शियस, कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस, और बहुत सारी उसमें जो है वो टेक्निक्स होती हैं। In the kind of its agency, and its pronunciation is agency, in the kind of its agency and differing only in degree। तो differing only in degree कि एक ज़रा बहुत शार्प है तो दूसरी उसका एको है, जिसमें आपको कह चुका हूँ कि एको में थोड़ा सा कमतर हो जाती है आवाज़, थोड़ी सी
कम हो जाती है। तो यहाँ पे डिग्री का फ़र्क वो कहता है कि ज़रूर आता है, मगर वो उससे सेकेंडरी इमेजिनेशन वैसी ही है। एंड द मोड ऑफ इट्स ऑपरेशन, और उसके ऑपरेशन जो काम करने की जो सलाहियत है दोनों इमेजिनेशंस की, वो उसमें भी थोड़ा सा लेसर डिग्री पे आ जाती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। इट डिसॉल्व्स, डिफ्यूजेस, डिसिपेट्स इन ऑर्डर टू रिक्रिएट। वो कहता है कि चीज़ों को डिसॉल्व कर देती है, डिफ्यूज कर देती है, उनको चेंज कर देती है रिक्रिएट करने के लिए। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है, जब आप किसी चीज़ को इमेजिन करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ को देखो, आप 10 या 15 बंदे आपको कहा जाए कि एक मंजर को ऑब्जर्व करो, तो हर बंदा जो है वो डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। हो सकता है कि अब जिसने एक पिक्चर आपको दे दी जाए, पेंटिंग दे दी जाए, तो आप अगर गौर करें, जितने भी लोग हैं, आप लोग अपने आप से क्वेश्चन पूछें या आप गौर कीजिएगा कि जब आप किसी से बात करते हैं, जब फेस की तरफ देखते हैं, तो आप किसी खास पार्ट ऑफ द फेस को देख रहे होते हैं। चाहे वो लिप्स होंगे, दांत होंगे, नाक होगी, माथा होगा, आंखें होंगी। तो ज़्यादातर लोग आंखों में देखते हैं, कुछ लोग लिप्स की तरफ देखते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक हो गया? तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिफ्यूज़ हो जाती है, आपस में गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर आप भूल चुके होते हैं। तो फिर वहाँ आप अपनी सेकेंडरी इमेजिनेशन लगाते हुए चीज़ों को डिफ्यूज़ करके कोई नई एक चीज़ उठा देते हैं। इमेजिनेशन जो है वो आपका रियल वो नहीं है, आप उसमें भी आप ज़ाहिर है डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करेंगे, तो फिर आपको जो चीज़ भूल गई थी या जो चीज़ आपने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस ज़रूर आ जाएंगे। एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके मीनिंग की। और where this process is rendered impossible, yet still at all events it struggles to idealize and to unify। वो कहता है कि तमाम पॉइंट्स पे जो है वो, जहाँ पे ये इसकी जो प्रोसेस है ये इम्पॉसिबल हो जाए, आपकी सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है वो कम्प्लीटली काम उस तरह से ना करिए, इट स्टिल एट ऑल इवेंट्स इट स्ट्रगल्स टू आइडियलाइज एंड टू यूनिफाई। तो कहता है कि फिर वो यूनिफिकेशन की तरफ और आइडियलाइजेशन की तरफ जाती है, वो चीज़ों को जो है वो फिर भी एक कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। इट इज़ इसेंशियली वाइटल। वो कहता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है ये चीज़ भी, सेकेंडरी इमेजिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, वाइटल है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। इवन एज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एसेंशियली फिक्स्ड एंड डेड। अब वो कहता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं, तमाम ऑब्जेक्ट्स वो फिक्स्ड हैं और डेड हैं। इससे क्या मुराद है? अब इसने उसको डिफाइन नहीं किया कि ऑब्जेक्ट्स को उसने फिक्स्ड और डेड क्यों कहा, क्योंकि अगर आप अब ये जब भी कोई बात करता है बंदा, तो वो किसी ना किसी पॉइंट को जहन में रखते हुए करता है। इसने साइंस को जहन में रखते हुए डेड और लिविंग बीइंग्स का कॉन्सेप्ट पेश कर दिया कि जिसको साइंस डेड मान रही है उसको ये डेड मान रहा है, जिसको साइंस लिविंग मान रही है उसको ये लिविंग मान रहा है। अगर आप इस चीज़ पे गौर करें तो साइंटिस्ट जो है वो बयान करते हैं कि एनीथिंग विच ग्रोज, विच रिप्रोड्यूसेस, विच ब्रीड्स, तो विच हैज़ एनर्जी वट एवर, या विच कैन मूव, तो वो सारी की सारी चीज़ें जिंदा हैं। तो ये सारी चीज़ें आग भी करती है, मगर आग आप कह सकते हैं इट ब्रीथ्स एंड ग्रोव्स एंड डाइज एंड रिप्रोड्यूसेस एंड मूव्स। तो आप उसको तो जिंदा नहीं कहते हैं आग को। क्यों जिंदा नहीं कहते हैं? तो वो लाइव एलिमेंट है, क्या वो लिविंग है? इस पे मैंने पूरी लेक्चर्स दिए हैं अपने दूसरे चैनल पे। अगर आपको किसी को चाहिए वो लिंक तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं आपको जो है वो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ लीजिएगा एंड आई गिव यू द लिंक। तो आप उसमें जाके जो है वो, या डिस्क्रिप्शन में आप मुझे कह दीजिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप उस चैनल का लिंक जो है उस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर जो मैंने लेक्चर दिया वो सुन सकते हैं। तो आपको पता लगेगा। तो इसने जो बात की है ये भी किसी न किसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए की है, बट ही इज़ नॉट एक्सप्लेन्ड इट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइटर के माइंड में उस वक्त तो चल रही होती हैं, मगर क्योंकि रीडर डज नॉट हैव द एक्सेस टू द राइटर्स माइंड, तो वो रीडर उसके तक कभी भी, जिससे मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूँ लाइट डार्कनेस, लाइट हैवी की, तो आप कभी भी राइटर के माइंड तक या स्पीकर के माइंड तक नहीं पहुँच सकते हैं। और जब अगर साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म आप पढ़ेंगे तो आप ये भी जान लेंगे कि, या डीकंस्ट्रक्शन का जो क्रिटिसिज्म है, कि आप अपने ही मतलबों को नहीं जानते हैं, मीनिंग्स को नहीं जानते हैं। तो उस पर मैं बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ। Fancy, on the contrary, has no other counters to play but fixities and definites। तो कहता है फैंसी जो है ऑन द अदर हैंड वो फिक्सिटीज की बात करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसी चीज आपने देखी उसको फिक्सिटी है, और डेफिनेट्स की बात करता है। Fancy is indeed, the fancy is indeed no other than a mode of memory
emancipated from the order of time and space। तो कहता है टाइम और स्पेस के साथ जो आपकी मेमोरी का रिलेशन है या आपकी मेमोरी से जो चीज़ निकली है वो फैंसी है। टाइम और प्लेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम ये चीज़ जो है स्ट्रक्चरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम जो है उसका मतलब क्या निकल रहा है, ये उस वक्त क्या मतलब था। अगर आप ओज़िमेंडियाज़ का लेक्चर मेरे सुन लेंगे तो आपको इस चीज़ का भी क्लियर हो जाएगा कि एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम की क्या अहमियत होती है इन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ द थिंग्स, कि किस ज़माने की बात की जा रही है। तो अगर आप वो ज़माना जान लेते हैं तो आपको मज़ीद मीनिंग्स मिल जाते हैं। जिस तरह से मैं इसके एग्जांपल्स दे चुका हूँ, मिडिल मार्च की जॉर्ज एलियट के एग्जांपल दे चुका हूँ कि 1862 में पब्लिश हो रहा है, मगर जो ज़माना दिखाया जा रहा है वो दिखाया जा रहा है 1820s का, जबकि रेलवे ट्रैक्स बिछ रहे थे इंग्लैंड में, 1825 में बिछ चुके थे, तो उससे पहले का ज़माना दिखाया जा रहा है। तो डिपिक्शन आप देख लेते हैं तो उससे आपको मज़ीद मीनिंग्स मिलते हैं कि कौन से ज़माने की बात की जा रही है, डिपिक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ सोसाइटी या विच एज, and blended with and modified by the empirical phenomenon of the will, which we express by the word choice। तो कहता है हम इस चॉइस के ज़रिए जो है हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो है वो कहता है कि बट इक्वली विद द ऑर्डिनरी मेमोरी इट मस्ट रिसीव all its materials ready made from the law of association। तो कहता है कि लॉ ऑफ एसोसिएशन के आप चीज़ों के साथ लिंक करके लॉ के साथ आप मीनिंग्स ले सकते हैं इसमें। ऑर्डिनरी मेमोरी जो है वो कहता है कि आप यूज़ करते हुए इट मस्ट रिसीव ऑल इट्स मटेरियल्स। तो फैंसी जो है वो अपने सारे मटेरियल्स जो है वो कहाँ से लेगी, लॉ ऑफ एसोसिएशन। अब इसको मैं लॉ ऑफ एसोसिएशन किस लिए कह रहा हूँ, इस पर भी मैं डिटेल्ड लेक्चर दे चुका हूँ फोनेटिक सिंबल्स के जो मेरे लेक्चर्स हैं, कि जहाँ पे दो वॉवल साउंड्स आ जाती हैं तो वहाँ पे आर की साउंड ऑटोमेटिकली लगा दी जाती हैं। जिस तरह से द आइडिया रेज, आइडिया इज, आइडिया रेज, और इसी तरह से इंडिया एंड पाकिस्तान, रशिया रेज। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रशिया इज नहीं कहते हैं, रशिया रेज, इंडिया रेज। आर की साउंड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश में रिटेन करेगी, इन दोनों के दरमियान में आ जाएगी ऑटोमेटिकली, चाहे वो नहीं है मगर वहाँ पे लगा दी जाती है। तो ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो रेडीमेड फ्रॉम द लॉ ऑफ एसोसिएशन। तो एसोसिएशन क्या होती है, किसी चीज़ का लिंक जो है आपका, क्या आप उससे जो है मीनिंग्स लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि क्या इस चीज़ में जो है वो दिया गया है। ये चैप्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अगर अपनी साथ साथ जो है उसको कोई कन्फ्यूजन है तो तभी आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप क्लास में आके पूछ लीजिए, और अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल मैंने गरीब लोगों के लिए जो है वो सपोर्ट के लिए बनाया है, जो लोग ट्यूशन अकेडमी से अफोर्ड नहीं करते हैं, या जो लोग जो फंड रेजिंग के लिए भी बनाया है कि अगर इससे फंड्स आएंगे मेरे पास, वो कि बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। 2 महीने में को अब जो मोनेटाइजेशन के बाद 2 महीने में तकरीबन $5 हुए हैं, तो एक बहुत 3 महीने में, सॉरी ढाई महीने हो गए, तो एक बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो $5 से क्या होता है। तो बहरहाल आप जो है वो साल के अगर $10 आ भी जाए तो वो $100 से पहले निकल नहीं सकते हैं। तो माजरत के साथ कि वो जब तक नहीं आते तब तक वो हेल्प नहीं हो सकती है। बट दूसरी तरफ हेल्प हो रही है लोगों की, कि लोग जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं इस चैनल से। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन, लिसनिंग स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश जो है, उसके अलावा रीडिंग स्किल्स जो हैं, और वोकैबुलरी है उसमें, और ग्रामर है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी। उसके ऊपर मैं लेक्चर्स दे चुका हूँ। इस चैनल पे मैंने लेक्चर दिया हाउ टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। तो आप उस लेक्चर को सुन लें, और उस लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उस लिंक को फॉलो करते हुए दूसरा चैनल भी फॉलो कर लें। उससे आपकी जो है इंग्लिश का ही, अगर आप आधा घंटा जिस तरह से मैंने उसमें बताया हुआ है आप इसको डेली दे दें, तो आप 2-3 महीने में देखेंगे कि आपका इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड है, या इंग्लिश की जो स्पोकन इंग्लिश आपकी है, या आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, एक्सेंट है, एक्सप्रेशन है, ये चीज़ें एकदम से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।